लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कुछ समय पहले तक मल्टीनेशनल कंपनी के एक ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम करने वाले अमनप्रीत ने कुछ अलग करने की ठानी और उन्होंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गौ पालन का काम शुरू किया जाए और उन्होंने इस काम की शुरुआत की और देखते देखते वो इस काम में एक मंझे हुए खिलाड़ी बन गए। आज वो इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। अपने घर में गोबर गैस के प्लांट लगाए हैं जिसके जरिए वो बड़ी मात्रा में बिजली बचा रहे हैं। राजस्थान के कोटा निवासी अमनप्रीत आज युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दरअसल कोटा में डेयरी फार्म चलाने वाले अमनप्रीत ने अपने घर में 2 गोबर गैस के प्लांट लगाए हैं, जिससे बिजली पैदा करके घरेलू उपयोग में होने वाले बिजली का खर्च 80% तक बचाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अमनप्रीत की तारीफ की और देश के युवाओं को नए नए स्टार्टअप में नवीन तकनीक और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। अमनप्रीत के पास वर्तमान में करीब 260 गाय हैं, जिससे रोजाना 1500 से लेकर 2000 लीटर तक दूध का उत्पादन हो रहा है और दूध के कई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अमनप्रीत के अनुसार उनके पास केचुआ खाद का भी प्लांट लगा हुआ है, जिसके जरिए एक माह में 7 से 8 टन खाद तैयार होता है। अमनप्रीत लिक्विड खाद के रूप में काम आने वाले केचुए का पानी भी डेयरी से ऑनलाइन बेच रहे हैं। खास बात यह है कि बायोमास के लिए लगे इस प्लांट में शुद्ध रूप से गाय के गोबर और गौमूत्र को ही भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। ये करीबन यहाँ पे हम लोग 8 से 10 टन के आसपास महीने का केंचुआ खाद कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये टाइगर वॉर्म इसके अंदर है, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है। और ये ब्रीड से क्या है कि जो आपका रिप्रोडक्शन साइकिल है कम होता है और केंचुए खाद का जो बनने का प्रोसीजर है नॉर्मल रहता है 70 से 80 दिन 90 दिन, और यहाँ पे आपका करीबन 40-50 दिन में ही बन जाएगा। हम इससे बनाते हैं वर्मी वॉश भी, जो कि केंचुओं का पानी होता है। पूरे का पूरे जो केंचुओं का पानी होता है वो हम लोग इस तरह से जो टैंक्स होते हैं साइड में, इसमें हम लोग डाल देते हैं। और ये केंचुए का पानी जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। 40 किलो जो केंचुआ खाद है इक्वल्स टू 1 लीटर ऑफ वर्मी वॉश होता है। अमनप्रीत ने अपने 3 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर गौ डेयरी की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने 40-40 वाट के 2 बायोमास प्लांट लगाए। इसके अलावा 70 किलोवाट का एक सोलर प्लांट भी है। इस तरह से अमनप्रीत हर माह करीब 2 लाख रुपए और साल में करीब 24 लाख रुपए बिजली का खर्च बचा रहे हैं। ये संस्था हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट करी थी कोटा राजस्थान के अंदर। और हम तीनों भाइयों के इनिशियल से गौ ऑर्गेनिक्स का ओरिजिनेशन होता है, गगन, अमन और उत्तम। और बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हमारी कोशिश ये थी कि डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से करना। सस्टेनेबल इस तरीके से बनाया कि हम लोगों ने डे 1 से ही हमारे डेयरी फार्म के अंदर बायोगैस प्लांट का इजाद रखा है। 40-40 किलोवाट के हमारे 2 पावर प्लांट हैं यहाँ पे। 80 किलोवाट की बिजली हम लोग बनाते हैं गोबर से। हम लोगों ने थोड़ा सा रुझान रखा है कि इसके अलावा हम लोग गोबर से भी रेवेन्यू जनरेट करें, वर्मी कंपोस्ट से भी रेवेन्यू जनरेट करें। वर्मी वॉश भी इससे एक अलग रेवेन्यू है। वोम्स का अलग रेवेन्यू होता है, जो केंचुओं का, उसका भी अच्छा रेवेन्यू होता है। और साथ ही साथ में बायोगैस, जो कि जिस भी फार्म पे या फिर जिस भी खेत में किसान जो मेहनत कर रहा है पूरी इंडस्ट्री ला के बैठा है, तो वहाँ पे बिजली का भी संसाधन आ जाए। आज अमनप्रीत न केवल बड़ी मात्रा में दूध का प्रोडक्शन कर डेयरी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, बल्कि मधुमक्खी पालन कर और जैविक खेती से उत्पाद तैयार कर विदेशों तक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। निश्चित ही आज वो अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रायन डी खारप्रान का जिक्र किया, जो कि स्पेलियोलॉजी यानी कि गुफा विज्ञान में रुचि रखते हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 1700 से अधिक गुफाओं की खोज की है और राज्य को गुफाओं के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई है। दरअसल उन्होंने एक बार मार्क ट्वेन की पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तकें पढ़ने का उनको बहुत शौक था और पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको गुफाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ी। जिज्ञासा इतनी बढ़ती चली गई कि वो राज्य में गुफाओं की खोज करने लगे, और ये खोज इतनी आगे बढ़ी कि आज उन्होंने इतनी सारी गुफाओं की खोज कर ली है। उनका गुफाओं को खोजने का ये जो सफ़र है वो बहुत रोचक है। कैसे हुई है इसकी शुरुआत और क्या कुछ उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है मेघालय के रहने वाले ब्रायन डी खारप्रान। ब्रायन अपने एक अनोखे शौक के लिए जाने जाते हैं और उनका ये शौक है स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी यानी प्राचीन गुफाओं का अध्ययन करना और उनके बारे में जानकारी जुटाना। 76 साल के खारप्रान को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन कहानियों की दुनिया उन्हें गुफाओं के रहस्यों की ओर ले गई, और धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न गुफाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 1964 की बात है कि पहली बार मैंने एक्सप्लोरेशन ट्रिप की। मुझे पता चला कि मेघालय में भारत की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफाएं मौजूद हैं। मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती गई। सन 1964 में पहली बार ब्रायन ने अपनी एक्सप्लोरेशन ट्रिप की और उस समय वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। ब्रायन को इन्हीं एक्सप्लोरेशन ट्रिप के दौरान ही पता चला कि मेघालय में भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाएं अनेक रहस्यों के साथ मौजूद हैं, तो उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता इनको लेकर और प्रबल होती गई। सन 1990 में ब्रायन और उनके दोस्तों ने मिलकर मेघालय में स्थित गुफाओं की खोज और अध्ययन के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन यानी MMA की स्थापना की। MAA की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और आज ये गुफाएं वर्ल्ड केव मैप पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रायन के इन प्रयासों की सराहना अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में की है। ब्रायन और उनकी टीम इन गुफाओं के इकोसिस्टम और इनमें रहने वाले जीवों के बारे में अनेक दुर्लभ जानकारियां अध्ययन के लिए एकत्र कर चुके हैं। मेघालय की इन छुपी हुई गुफाओं के बारे में आज विश्व बहुत कुछ जानता है, तो उसका श्रेय ब्रायन और उनकी टीम के अनवरत किए जा रहे प्रयासों को जाता है। 1990 में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर मेघालय में छिपी गुफाओं की खोज के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन की स्थापना की। पिछले कुछ वर्षों में मैंने और मेरी टीम ने पूर्वोत्तर राज्य में करीब 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और इसे वर्ल्ड केव मैप पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरे इस प्रयास की सराहना की, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया है। आज मेघालय के लोग ब्रायन की इस उपलब्धि से खासे खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में ब्रायन का जिक्र करने पर बहुत ही उत्साहित भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए मेघालय से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। क्या पत्थर बोलते हैं? क्या पत्थरों के भीतर पूरी कहानी छिपी हुई है?
क्या पत्थरों के जरिए बहुत सारे राजों से पर्दा हटाया जा सकता है? क्या पत्थर इतिहास को बयान कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा है। आपको मिलवाएंगे बेंगलुरु के धनपाल से, जो वैसे तो पेशे से बस ड्राइवर थे, लेकिन इतिहास को जानने की ललक ऐसी हुई कि आज बेंगलुरु का हर पत्थर उन्हें पहचानता है, और वो हर पत्थर को। पत्थर कहानियां कहते हैं और उनमें मनुष्य का हृदय विश्राम करता है। वो व्यक्ति जो पहले बेंगलुरु के चारों ओर लोगों को बस में बिठाता था, अब उसने शहर के ऐतिहासिक पत्थरों की खोज करके शहर की भूली हुई किंवदंतियों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। धनपाल की इस यात्रा की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। दरअसल साल 2006 में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी बीएमटीसी के बस ड्राइवर धनपाल को दर्शनीय स्थलों की यात्रा विंग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब लोकप्रिय रूप से बेंगलुरु दर्शिनी कहा जाता है। उन्हें शहर के विभिन्न स्थानों को कवर करने के लिए एक पर्यटक बस चलाने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब मैं मल्लेश्वरम में सैंकी टैंक के आसपास कुछ पर्यटकों को ले जा रहा था, तो उनमें से एक ने पूछा, इसे सैंकी क्यों कहा जाता है? मैं अवाक रह गया और अपने आसपास के इतिहास को न जानने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वो ट्रिगर था। मैंने झील के इतिहास को गहराई से जानना और पढ़ना समझना शुरू किया और मुझे पता चला कि इसका नाम इंजीनियर रिचर्ड्स हिराम सैंके के नाम पर रखा गया है। इसके बाद मेरी इतिहास में रुचि विकसित हुई और आज मैं बेंगलुरु में करीब करीब हर जगह का अतीत जानता हूँ। धनपाल का इतिहास के प्रति प्रेम ऐसा बढ़ा कि धनपाल ने बीएमटीसी में अपनी दैनिक शिफ्ट के बाद बेंगलुरु की विरासत की खोज में समय देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक प्रोफेसर के.आर. नरसिम्हन की मदद से विभिन्न समय अवधि से संबंधित 100 से अधिक शिलालेख पाए हैं। और अधिक जानने की चाह के साथ धनपाल ने कन्नड़ साहित्य परिषद के शाम के कॉलेज में दाखिला लिया और 2020 में पुरालेख में डिप्लोमा हासिल किया। अब वो बीएमटीसी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब वो अपना पूरा समय बेंगलुरु में पत्थरों की खोज में बिताते हैं। जब मैं बेंगलुरु के उत्तरी हिस्से की खोज कर रहा था, तो मुझे एक 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा वीर गल्लू मिला। इस पर कन्नड़ और सिंधी में 30 पंक्तियों का एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि नायक ने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय के क्षेत्र कुक्कानाडु तुरुगालु यानी कि बड़ी संख्या में जानवरों को बचाया। बेंगलुरु के भीतर छिपे कई पत्थरों में से हीरो स्टोन या वीर गल्लू भी हैं। धनपाल ने उनमें से कुछ की खोज की है। हाल ही में एक खोज के दौरान उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में नगरुरु गांव दासनपुरा होबली में एक वीर गुल्लू पाया। पत्थर पर राष्ट्रकूट काल का कन्नड़ और सिंधी भाषा में शिलालेख है। उनका कहना है कि ये 967 ईसा पूर्व का है और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति की वीरतापूर्ण कार्य को दर्शाता है। ये 967 ईसा पूर्व का पत्थर है और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति के वीरतापूर्वक कार्य को बखूबी दर्शाता है। अतीत में गाय जैसे जानवरों को मूल्यवान माना जाता था और उनकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। ये पत्थर उन लोगों के खिलाफ नायक द्वारा की गई बहादुरी भरी लड़ाई को दर्शाता है, जो गायों को चुराने आए थे। नायक को धनुष और बाण का उपयोग करके विरोधियों से लड़ते हुए दिखाया गया है। हम नायक के पीछे 4 गायें देख सकते हैं। धनपाल को ऐसे पत्थर भी मिले हैं जहां वीर महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध करते नजर आते थे। वो कहते हैं, ऐसे शिलालेखों में हम नायक के पीछे खड़ी महिलाओं की नक्काशी देखते हैं। मेरे नवीनतम अन्वेषणों में से एक में मुझे 10वीं शताब्दी का एक पत्थर पर शिलालेख मिला, जिसमें एक व्यक्ति अपने राजा की समृद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा था। ये पत्थर हलासुरु में एक घर के सामने पड़ा हुआ था।
जब मैंने शिलालेख पढ़ा और उसे डिकोड किया, तभी स्थानीय लोगों को इसका मूल्य समझ में आया। हमारे आसपास ऐसे कई पत्थर और इतिहास हैं जिन्हें हमें तराशना, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षित करना है। बेंगलुरु के आसपास धनपाल की यात्राओं ने उन्हें एक मौलिक सबक दिया है। चाहे हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, विरासत, इमारतों, स्थलों, वस्तुओं और संरचनाओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें समय, स्थानों और घटनाओं से जोड़ते हैं और हमारे अतीत से निरंतरता बनाए रखते हैं। हमारे वर्तमान के लिए हम सब सीख सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और आज कहां हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। साड़ियाँ हमेशा ही महिलाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जी हाँ, भारतीय परंपरा और संस्कृति की बानगी जो प्रस्तुत करती हैं ये साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय महिलाओं ने भी हमेशा ही साड़ी पहनकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया है। आधुनिकता के साथ परंपरा का संतुलन बनाकर भारतीय नारी शक्ति हमेशा से ही राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रही है और परंपरा को जीवित भी रखने का काम कर रही है और जश्न मना रही है खुद के होने का। कुछ ऐसा ही जश्न देखने को मिला गुजरात के सूरत में, जहां महिलाओं ने साड़ियां पहनकर वॉकथॉन किया। ये नजारा है टेक्सटाइल हब कहलाने वाले सूरत शहर का, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में सूरत नगर निगम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऐतिहासिक सूरत साड़ी वॉकथॉन आयोजित किया गया। फिट इंडिया के संदेश के साथ पहली बार आयोजित साड़ी वॉकथॉन में सूरत की 10,000 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वॉकथॉन की थीम थी वॉक फॉर योर हेल्थ इन 6 यार्ड्स ऑफ एलिगेंस। योग गरबा की ताल के साथ शुरू हुए इस अनोखे वॉकथॉन में विभिन्न राज्यों की महिलाओं ने संबंधित प्रांतों के डिजाइन, स्टाइल और रंग से मेल खाती हुई साड़ियां पहनी, जिसमें हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तिसार, गिचा और मधुबनी पेंटिंग साड़ियां, कांथा, कोसा सिल्क, बनारसी, जामावर, लहेरिया, गोतापट्टी और बांधनी जैसी साड़ियों ने भारत की विशाल और विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया। भारतीय परंपरा और संस्कृति को प्रस्तुत करती ये नारी आज सशक्तिकरण की असल बानगी प्रस्तुत करती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कहीं संघर्ष है तो घबराइए नहीं, ये सोचकर आगे बढ़ते रहिए कि अगला आने वाला पल जो होगा वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा और ये बात आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यही मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को देते हैं और लोगों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।